हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस डिलाइट। साइंस डिलाइट में हमने 11th में पहला चैप्टर शुरू किया था, दैट इज़ सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, है जिसको हम सिंपली मोल कंसेप्ट भी बोल सकते हैं। तो उसमें हमने क्या शुरू किया था, हमने जस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ की थी मेजरमेंट्स की, दैट इज़ व्हाट, लेंथ 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 की यूनिट क्या थी, मीटर। टाइम टाइम की यूनिट थी सेकेंड। मास मास की यूनिट थी किलोग्राम। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या थी, कैंडेला। टेम्परेचर टेम्परेचर की क्या थी, केल्विन। अमाउंट की क्या थी, मोल। और लास्ट करंट की क्या थी, एम्पियर। तो 7 फंडामेंटल यूनिट्स या बेसिक यूनिट्स की हमने बात की थी, राइट। फिर उसके बाद हमने किसकी बात की थी, एरर्स की बात की थी, एक्यूरेसी की बात की थी, प्रिसीजन की बात की थी, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हमने लास्ट क्लास में पढ़ ली थी, ठीक है। तो आज हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करने वाले हैं कि जब भी हम, क्योंकि हम फिजिकल केमिस्ट्री का, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री। और इसमें हम जनरली क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। क्या करते हैं, क्वांटिटेटिवली एनालिसिस करते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस मतलब कि कितना लिया, कितना मास रिएक्टेंट लिया, कितना प्रोडक्ट लिया, कितना प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, रिएक्टेंट कितने रिएक्टेंट से कितना रिएक्टेंट मिलेगा, वो सब चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं। और जो मोल कंसेप्ट है ये इसका बेसिक है, केमिस्ट्री का जो बेसिस है, बेसिस ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। मोल कंसेप्ट इज द बेसिस ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, आप ऐसे बोल सकते हो, क्योंकि उसी से ही आगे आप बढ़ोगे, ठीक है। पहली सीढ़ी फिजिकल केमिस्ट्री को पढ़ने वाली मोल कंसेप्ट ही है। उसके बाद ही आप कुछ चीज़ें, जैसे थर्मोडायनेमिक्स है, इक्विलिब्रियम है, कुछ भी आप पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, सॉल्यूशंस हैं, ये सब चीज़ें हर कोई इसी को ही सलाम ठोकते हुए जाएगा। अगर आपको मोल कंसेप्ट आता है तो बाकी चीज़ें भी आपको आएंगी, लेकिन अगर आपको मोल कंसेप्ट नहीं आता तो हर एक पड़ाव में आपको दिक्कत होगी, ठीक है। तो मोल कंसेप्ट में बहुत सारी न्यूमेरिकल्स की एबिलिटी आपको चाहिए होती है, बहुत सारी भी नहीं, पर हाँ नॉर्मल तो चाहिए ही होती है। लेकिन इसमें पढ़ने वाले जो न्यूमेरिकल्स हैं उनमें सबसे पहली चीज़ आपको पढ़नी है सिग्निफिकेंट फिगर्स, कि कौन से नंबर सिग्निफिकेंट होंगे और कौन से नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमें ज़रूरत है सिग्निफिकेंट फिगर्स की। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट हुज वैल्यू इज अनसर्टन, राइट, इज कॉल्ड एज नंबर ऑफ अ सिग्निफिकेंट फिगर। देखो सिंपल सी, जैसे पाई है, पाई की वैल्यू 3.14, और भी तो हमें पता है ना, बहुत लंबी डिजिट्स होती हैं, ठीक है। वैसे ही 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 या 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 ही क्यों बोलते हैं, कुछ और क्यों नहीं, मतलब इसके आगे कुछ और नहीं है क्या, नहीं, बहुत लंबी डिजिट हो सकती है, ठीक है। लेकिन हमें अपनी कैलकुलेशन आसान बनानी है, ना कि उसको कॉम्प्लिकेट करना है, ठीक है। तो भाई बोला कि उस तारे का टेम्परेचर कितना है, तो मैं थोड़ी ना बोलूँगा कि सर उस तारे का टेम्परेचर 10,000.129865489298959 डिग्री सेल्सियस है। कौन याद रखेगा भाई, ऐसा ही है ना। इसीलिए जब भी आप एग्ज़ाम में भी न्यूमेरिकल करते हो तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक, अगर बहुत ज़्यादा इच्छा है तो 3 डेसिमल प्लेस तक करो, उसके ज़्यादा नहीं, ओके। आंसर सही माना जाएगा, समझ में आई बात। आप एक्यूरेसी की तरफ जाओ, ठीक है। ये एक्यूरेट होने की ज़रूरत नहीं है, केमिस्ट्री में एकदम एक्यूरेट होने की ज़रूरत नहीं है। आप एक्यूरेसी की तरफ थोड़ा बहुत अगर आप वहाँ पर हो तो भी काम चल जाता है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली ह्यूमन है, ह्यूमन एरर होता ही है, चाहे वो किसी में भी हो, राइट। तो सिग्निफिकेंट फिगर की ज़रूरत अनसर्टन चीज़ों की वैल्यूज़ को सिग्निफाई करने की है, निकालने की है, कि अप्रॉक्स आप एक्यूरेसी की तरफ पहुंच जाओ बस, राइट। तो रूल्स ऑफ डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, कैसे पता लगेगा कि किस न्यूमेरिकल डिजिट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहला रूल कि जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं एज वेल एज ज़ीरोज़ बिटवीन नॉन ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट। जैसे 101, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। अगर मैं ऐसे बोलता हूँ 123, तो इसमें भी कितने हैं, 3 हैं, मतलब नॉन ज़ीरो और ज़ीरो प्रेजेंट बिटवीन नॉन ज़ीरो सिग्निफिकेंट कहलाएंगे, राइट। ज़ीरोज़ टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, ठीक है,
इन अ नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब अगर आपने लिखा 0 1 2 3 तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? इसमें भी सिर्फ 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर हैं, जीरोज टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखो, इफ अ नंबर एंड्स इन जीरोज बिट दीज जीरोज आर नॉट टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट दीज जीरोज आर सिग्निफिकेंट। मतलब अगर आपने लिखा ना 1000, ठीक है, इफ जीरोज एंड इफ नंबर एंड्स इन जीरोज बिट दीज जीरोज आर टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, ठीक है, मतलब ऐसे 1000.00, ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। मतलब यहाँ पर कितने हो गए पता है? 1 2 3 4 5 6, 6 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए यहाँ पर। समझ में आई? अगर डेसिमल पॉइंट के अगर आपने ऐसे भी लिखा ना 128.0 तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इफ अ नंबर एंड्स इन जीरोज बट दीज जीरोज आर नॉट टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट दीज जीरोज मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। देखो अगर आपने 100 लिखा है तो 100 को यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा ना ये 1 होगा सिर्फ, ये ध्यान रखना आप। 100 में सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। एक और चीज़, क्यों ऐसा होता है? ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर आपको लिखता हूँ बोलूँगा ये सर यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, तो मैं बोलूँगा सर यहाँ पर 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। ओके, लेकिन अगर मैं इसी चीज़ को देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, क्योंकि मैं इसको सिंपली ऐसे लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 1, क्योंकि ये जो पार्ट है इसको आप नो सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे। ठीक है, पावर वाली पार्ट को सिग्निफिकेंट नहीं मानते, तो आप सिर्फ इस डिजिट को सिग्निफिकेंट मानते हो। ओके, लेकिन अगर मैं इसको 1.0 कर दूँ ना इंटू 10 टू द पावर 13, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है, तो कुछ चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान में रखनी पड़ेंगी, कब सिग्निफिकेंट होगा कब सिग्निफिकेंट नहीं होगा। ओके, लेकिन अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, अगर एक्यूरेट वैल्यू है जैसे 5 trees 4 men 6 pen, ऐसी चीज़ें हैं, तो मैं क्या बोलूँगा? यहाँ पर इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, एक्यूरेट वैल्यूज़ में इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। समझ में आई बात? कुछ रूल्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। आई होप ज़्यादा मुश्किल नहीं है इनको याद करना, राइट? अब यहाँ पर रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन आंसर इन्वॉल्विंग कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन मतलब सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, राइट, और डिवीजन में क्या हो सिग्निफिकेंट फिगर्स की। ठीक है, सिंपल सी है, ज़्यादा कोई सोचने वाली बात नहीं है। ठीक है, पहला बोलता है कि रिजल्ट ऑफ an addition or subtraction should be reported to the same number of decimal point as that of the term with the least number of decimal places. The number of significant figure of different number have no role to play. जैसे अगर मैं आपको बोलता हूँ for example, right, example यहाँ पर मैं आपको 6.38926 प्लस 4.39 ऐड करने को बोलता हूँ, तो मैं बोलूँगा यहाँ पर आंसर कितना होगा, सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर ऐड करो इसको 6.38926 4.39 आपने ऐड किया, यहाँ तो 926 तो एज इट इज़ आ गया, 9817 3367.10 आ गया। ठीक है, तो आपने बोला सर यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट फिगर है लीस्ट वाली जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितनी है? वो है 3 डिजिट की, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। और इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? इसमें 3 3 6 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो लीस्ट वाली कौन सी है? ये वाली लीस्ट वाली है सर। तो जो आंसर आएगा, आंसर जो आपका 10.77926 आ रहा है, वो आंसर अब बदल के हो जाएगा कितना? 10.7। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो सेकेंड डिजिट है वो ग्रेटर देन 5 है, तो जैसे राउंड ऑफ करते थे सेम वैसे ही आप 10.7 को आप क्या कर दोगे, यहाँ से इसको बना दोगे 10.8, क्योंकि 10.77 था ना यहाँ पे, तो 7 से यहाँ पर एक ग्रेटर देन 5 है, तो क्या कर देंगे 10.8 हो जाएगा। सिंपल एडिशन है, सेम वैसे ही आप सब्ट्रैक्शन में भी करोगे। डेसिमल का एडिशन सब्ट्रैक्शन की उम्मीद किसी से मत करना कि वो आपको हर एक चीज़ बताएगा। क्यों? क्योंकि ये बचपन में आप करते हुए 6th-7th क्लास का बच्चा करता है डेसिमल का, तो आपको ये माइंड में बस इतना रखना है। आपको यहाँ पर मैं क्या सिखा रहा हूँ, प्लस माइनस नहीं सिखा रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको सिखा रहा हूँ कि सिग्निफिकेंट फिगर कैसे निकालना है और कितना निकालना है।
तो यहाँ पर भी कितने, जो आंसर होगा उसका सिग्निफिकेंट फिगर भी कितना है, 3 है। दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट रूल नंबर 2 कहता है रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन शुड बी रिपोर्टेड टू द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एज इज प्रोसेस्ड बाय लीस्ट प्रिसाइज टर्म। जैसे सिंपल सी चीज़ है, अगर मैं आपको ऐसे लिखता हूँ 48.692 मल्टीप्लाइड बाय 4.09, राइट। अब मैंने ऐसे किया तो यहाँ पर जो आंसर आएगा, ठीक है, आप आंसर निकालने में प्रॉपर सक्षम हो, ठीक है, मल्टीप्लाई करना आपको आता है, लेकिन जो भी आंसर आएगा उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, उसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर होने ही चाहिए, बस, इससे ज़्यादा नहीं। रुको, 3 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, राइट। उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए जो आंसर होगा। क्यों? क्योंकि जो लीस्ट टर्म है उसमें कितने हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो इससे आप डिटरमाइन करोगे, जो लीस्ट टर्म है उससे सिग्निफिकेंट फिगर आप डिटरमाइन करोगे निकालना। आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर टू यू। हमेशा कम नंबर वाले सिग्निफिकेंट फिगर को ही देखना है। चलो नेक्स्ट, इफ कैलकुलेशन इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ स्टेप्स द रिजल्ट शुड कंटेन द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एज द लीस्ट प्रिसाइज नंबर इन्वॉल्व। अगेन सेम, हमेशा कम को देखो। जैसे एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा 4.0839 प्लस 6.5 इंटू 4.3, राइट। अब 4.34 कर दिया जैसे मैंने यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2.38। अब ये 4 है, ओके। अब यहाँ पर आप बोलोगे सर ये तो क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है, एडिशन भी हो रहा है और डिवीजन भी हो रहा है, तो यहाँ पर मल्टीपल स्टेप है ना, तो भी आप क्या देखोगे, सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। तो आप बोलोगे सर सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 6.5 में, दैट इज लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर हैं कितने, 2। तो जो आंसर आएगा ना, इसका जो आंसर आएगा, कुछ भी आए, ठीक है, XYZ कुछ भी आए, तो उसमें भी कितने होने चाहिए, X शुड इंक्लूड या शुड नहीं, मस्ट इंक्लूड हाउ मेनी, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, राइट। इतना समझ में आया ना। तो जो आंसर होगा उसमें जो लीस्ट नंबर वाले सिग्निफिकेंट फिगर हैं वो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, राइट। पक्का क्लियर है ना। चलो, यहाँ से हमारी मेन केमिस्ट्री शुरू होती है, दैट इज़ लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। एक्चुअली जब भी केमिकल, क्योंकि हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो जब भी केमिकल्स आपस में कंबाइन होते हैं तो वो कुछ सर्टन लॉज को फॉलो करते हैं, वही लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन के नाम से जाने गए थे। जनरली आपके पास 5 लॉज हैं, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन या फिक्स प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, फिर लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन और लास्ट गे-लुसाक्स लॉ, ठीक है। इसके अलावा सब्सिडरी में बहुत सारे होते हैं, ठीक है, जैसे डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है, क्या बोलते हैं, ग्राहम्स लॉ है, बहुत सारे लॉज हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम जो हमारे फंडामेंटल लॉज हैं जिन पर पूरी केमिकल रिएक्शंस प्रोसीड करती हैं, फॉलो करती हैं, वो लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन है। अब लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन में सबसे पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ प्रोपोर्शन और लास्ट में लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स, या जो गे-लुसाक लॉ के नाम से हम उसको जानते हैं, राइट। सबसे पहले हम बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बोलता है कि जितने भी फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस होते हैं, जितने भी फिजिकल चेंजेस हो या केमिकल चेंजेस हो, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू दैट ऑफ प्रोडक्ट। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू दैट ऑफ प्रोडक्ट, बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आइंस्टीन की मास एनर्जी जो इक्वेशन थी, जो थ्योरी दी उन्होंने दी थी मास एनर्जी की, तो उन्होंने कहा था कि सर एक बात सुन लेना इस चीज़ को, कि सर एक बात है कि जब भी ऐसा प्रैक्टिकली देखा गया कि 2 रिएक्टेंट को कंबाइन किया और उससे तीसरा रिएक्टेंट बनाया, तो उसका मास थोड़ा बहुत कम ही रहता है एज़ कम्पेयर टू रिएक्टेंट, क्योंकि कुछ ना कुछ फॉर्म एनर्जी की फॉर्म में, कुछ ना कुछ मास जो है वो एनर्जी की फॉर्म में निकल जाता है, राइट। तो कहीं कहीं पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड नहीं होता है, ठीक है, 100% वैलिड नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ऐसा बोला जा सकता है कि हाँ, मास और एनर्जी का जो सम हो,
वो कांस्टेंट रहता है। द सम ऑफ मास एंड एनर्जी फॉर एनी केमिकल रिएक्शन, चाहे वो फिजिकल चेंज, अंडरगोइंग फिजिकल और केमिकल चेंज, इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो यहाँ पर आप ऐसे बोल सकते हो मास ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, ठीक है। देखो, इट इज गिवन बाय एंटोनी लॉरेंट लेवॉइजर, एंटोनी लॉरेंट AL लेवॉइजर ने दिया था ये, ठीक है। तो इसके लिए सिंपल हम बोलते हैं कि जैसे यहाँ पर देखो H2O है ना, ठीक है, सॉलिड है, H2O लिक्विड है, तो फॉर्मूला जब चेंज ही नहीं हुआ तो मास तो सेम ही रहेगा, इसका भी 18, इसका भी 18, राइट। तो चाहे वो फिजिकल चेंज हो, व्हेन मैटर अंडरगोज फिजिकल चेंज, दैट इज भाई मेल्टिंग ऑफ आइस है। मेल्टिंग ऑफ आइस में आपको पता है कि भाई H2O जो सॉलिड है इसका भी 18 ग्राम होता है जो मॉलिकुलर वेट होता है, और H2O जो लिक्विड है इसका भी मॉलिकुलर वेट कितना होता है, 18 ग्राम, ठीक है। तो फिजिकल चेंज में भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट, व्हेन मैटर अंडरगोज केमिकल चेंज, केमिकल चेंज मतलब जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हीट किया आपने तो क्या बना दिया, कैल्शियम ऑक्साइड, और यहाँ पर बन गया CO2 बाहर निकल गई। तो अब यहाँ पर ये केमिकल चेंज हो गया क्योंकि अब अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर दी ना उसने, ठीक है। तो यहाँ पर भी मास हमेशा इसका 100 होता है और इसका भी कितना होता है, इसका 56 होता है, इसका 44 होता है, तो दोनों मिला के 100 बना देगा। ये दोनों, इन दोनों का सम भी कितना हो जाता है, 100। तो मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, आप इसे बोल सकते हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर एक रिएक्शन और है, ये रिएक्शन आपने देखी हुई, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होता था, AgNO3 है, इसमें रिएक्ट किया आपने, NaCl डाल दिया, तो यहाँ पर AgCl जो कि वाइट PPT का फॉर्मेशन करता है, साथ में NaNO3 का फॉर्मेशन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसका रिएक्टेंट का जो मास होगा वो बराबर होगा प्रोडक्ट के मास के, ओके। आप चाहो तो इनका एटॉमिक मैं बता देता हूँ आपको, आप ऐड कर सकते हो। ये सिंपली 108 होता है इसका, 14 ये हो गया आपका कितना, 16 × 3, यहाँ पर सोडियम का हो गया 23 + 35.5, ठीक है। आप इसको भी ऐड करोगे, इसको भी ऐड करोगे, आंसर सेम आएगा। समझ में आई ना बात, ठीक है। ये वाला मैंने आपको करके बता ही दिया है, तो वैसे ही ऐसा वाला भी करेंगे तो भी आंसर सेम आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप कैसे भी करो, कोई भी रिएक्शन लिखो, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था। नेक्स्ट है इसकी लिमिटेशन, न्यूक्लियर रिएक्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी ये प्रॉपर रिएक्शन है, ये प्रॉपर आप बोल सकते हो कंप्लीट डेफिनेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की, ठीक है। तो द मास एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टिबल बट द टोटल सम ऑफ मास एंड एनर्जी ड्यूरिंग एनी फिजिकल एंड केमिकल चेंज रिमेन कॉन्स्टेंट, एंड दिस इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, ओके। न्यूक्लियर रिएक्शन एग्जाम्पल है, ठीक है, कि जहां पर मास फॉलो नहीं करता था, राइट, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्शन इसका भी है कि आप ऐसे, जहाँ पर आप ऐसे बोल सकते हो ना कि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ऐसा कुछ नहीं है। एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बिल्कुल होते हैं। एटम्स, नए एटम्स बनाए जा सकते हैं, पुराने एटम को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, चाहे वो फिजन रिएक्शन हो चाहे फ्यूजन रिएक्शन हो। आप देख सकते हैं हर एक टाइप की रिएक्शन, ठीक है। जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है, ऐसे ही तो होता है, उसमें भी यूरेनियम से प्लूटोनियम बनाया जाता है, ठीक है, साथ में हीलियम निकाल दिया है, कुछ भी बेरियम निकाल दिया, राइट। तो ये रिएक्शंस होती हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस। अब देखो नेक्स्ट है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या बोलता है, एक केमिकल कंपाउंड है, वो हमेशा कोई एक प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मेशन कर रहे हैं ना, तो एक फिक्स्ड सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन अ सेम फिक्स प्रोपोर्शन। फिर जैसे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, आपस में इंटरेक्ट करके H2O बना रहे हैं, तो जब H2O की अगर मैं बात करता हूँ तो H2O में क्या है, 2 हाइड्रोजन है और 2 ग्राम हाइड्रोजन है और 16 ग्राम ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर इनका जो रेशियो है 1:8 का है। तो दुनिया में जितना भी वाटर मॉलिक्यूल होगा उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो रहेगा ना, जितना भी वाटर है उनमें मॉलिक्यूल कहीं से भी उठाओ, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो देखो तो 1:8 का रहेगा मास का। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन कितना है, 2 ग्राम है, ऑक्सीजन कितना है, 32 ग्राम है। बोला सर ये तो 32 नहीं, सॉरी, हाँ 32 ग्राम है, ठीक है। पहले तो इसको बैलेंस कर देता हूँ मैं, ठीक है, 2 यहाँ पर हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 4 ग्राम। अब ठीक है, अब जाके इसका रेशियो कितना आ जाएगा, 1:8 आ गया। देखो अब करेक्ट हो गया, क्योंकि बैलेंस करनी थी ना रिएक्शन, ठीक है। तो हमेशा रेशियो सेम आएगा, चाहे आप NH3 की बात कर रहे हो, NH3, ठीक है, NH3 में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशियो 17:3 का ही रहेगा, चाहे दुनिया में कहीं से भी अमोनिया उठा लो। CO2
CO2 में 12:, कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो 12:32, यानी 4:3:8 का ही रहेगा। दुनिया में कोई कहीं से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लो, ठीक है। इसको देने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे जोसेफ लुइस प्राउस्ट, ठीक है। ये देखो यहाँ पर ये वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन दिखा रहा है, राइट। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। एक सिंपल सा यहाँ पर H2+O2 का रिएक्शन है, ओके। 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिएक्ट विद 1 ऑक्सीजन एटम रिएक्ट विद 2, या आप बोल सकते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट विद 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन टू गिव्स 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, करेक्ट। इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। जब भी मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करते हैं वो अपने मास के, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास के फिक्स्ड प्रोपोर्शन में रिएक्ट करते हैं। ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बोलता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर फिक्स्ड रेशियोज बन रहे हैं। नेक्स्ट, लिमिटेशन क्या है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की? ये लॉ कहाँ एप्लीकेबल नहीं है? जहाँ पर आइसोटोप्स की बात हो रही है। पहली बात आइसोटोप्स, क्योंकि कार्बन के, हाइड्रोजन के, हर एक के, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। कौन कौन से भाई? प्रथम प्रोटियम, द्वितीयम ड्यूटेरियम, तृतीयम ट्रिटियम, ठीक है। प्रोटियम कहाँ से निकला? प्रथम से। ड्यूटेरियम द्वितीयम से। ट्रिटियम तृतीयम, ठीक है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, जिसमें से ट्रिटियम क्या है? एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। और जो H1 है यही अबंडेंट है, 99 पॉइंट समथिंग रहता है ये, ठीक है। द एलिमेंट में कंबाइंड इन सेम रेशियो बट कंपाउंड में बी डिफरेंट। जैसे कि एग्जांपल है फंक्शनल आइसोमर। देखो पढ़ोगे आप, ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा जब मैं, तो आप इसमें आप पढ़ोगे फंक्शनल आइसोमर्स क्या होते हैं। जैसे मान लो आपके पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलके एक कंपाउंड बना रहे थे। जैसे मान लो एक कंपाउंड आपस में बना रहे थे जिसका फॉर्मूला था C2H5O। तो इसको देख के कोई भी नहीं बोल सकता कि ये CH3CH2OH है, या सॉरी C2H6O, ओके, या CH3OCH3। मतलब ये अल्कोहल है या ईथर है, ये नहीं बता सकते आप मॉलिक्यूलर फार्मूला देख के। समझ में आई बात? पक्का ना? ठीक है। तो ये चीज़ आप देखना, दो चीज़ें। आइसोटोप्स के केस में ये वाला लॉ फॉलो नहीं होगा। दूसरा कि जहाँ पर एक मॉलिक्यूल से डिफरेंट मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, मतलब दो एलिमेंट आपस में रिएक्ट तो कर रहे हैं लेकिन वो एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं या डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको फंक्शनल आइसोमर के बारे में बताया कि एक अल्कोहल का आइसोमर और एक ईथर का आइसोमर। 10th का हल्का फुल्का तो याद होगा ना। अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2, ये इथेनॉल है, और वो क्या है? मिथॉक्सी मीथेन, राइट। ईथर है, डाइमिथाइल ईथर बोलते हैं उसको। नेक्स्ट, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये थोड़ा सा आपको थोड़ा सा टफ लग सकता है, नहीं टफ नहीं बोलूँगा, थोड़ा सा अलग लग सकता है, डिफरेंट लग सकता है। क्यों? यहाँ पर बोलता है कि जब भी दो एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं, दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड बनाने के लिए, तब जब आप एक एलिमेंट का मास कांस्टेंट कर देते हो तो दूसरे एलिमेंट का जो मास है ना वो उनके सिंपल रेशियोज में आ जाता है या मल्टीपल में आ जाता है, ठीक है। तो उसका मतलब क्या हुआ? एक एग्जांपल यहीं पर ही लेता हूँ। पहले तो आप ढंग से देखो। पहले अगर देखो C+O2 गिव्स CO2, पहला C+O2 गिव्स CO, बैलेंस कर दिया मैंने इसको, राइट। इसको मैंने यहाँ पर बैलेंस कर दिया। तो ये है कंप्लीट कंबशन का और ये है इनकम्प्लीट का, राइट। ये कंप्लीट, ये इनकम्प्लीट। तो कंप्लीट कंबशन की अगर मैं बात करता हूँ तो कंप्लीट कंबशन में हम यहाँ पर देखते हैं, अगर मैं किसका मास फिक्स कर दूँ, मैं कार्बन, ऑक्सीजन का मास ऑलरेडी है, मेरे को ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। ऑक्सीजन का मास मैंने क्या कर दिया? फिक्स कर दिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ फर्स्ट वाले केस में देखो, कार्बन का कितना? 12 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गिव्स 44 ग्राम ऑफ CO2, गुड। और यहाँ पर कितना है? 24 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट विद 32 ग्राम ऑफ O2 गिव्स हाउ मच? क्या बता सकते हैं यहाँ पर कितना है? कार्बन 12, 16, 12 और 16 कितना हो गया? 32, 8 तो 28, 56, 56 ग्राम, राइट। तो मैंने इसका तो मास फिक्स कर दिया। तो कार्बन और ऑक्सीजन, जो कार्बन है दोनों रिएक्शन में फिक्स मास ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। और कितना रिएक्ट कर रहा है? कार्बन, इसको मैं पहली रिएक्शन बोल दिया, ये दूसरी रिएक्शन बोल दिया। तो कार्बन इन फर्स्ट रिएक्शन
इज टू कार्बन इन सेकेंड रिएक्शन, ये फर्स्ट इज टू सेकेंड, तो कितना है भाई 12:24, दैट इज 1:2 आ गया रेशियो। देखो 1:2 का रेशियो, 12 1 12, तो सिंपल मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल है, 12 2 24 होता है ना, तो वो आ गया। एक सब्सटेंस का मास फिक्स कर दो तो वो कॉमन मल्टीपल में आ जाते हैं, राइट। एक और एग्जांपल मैं आपके सामने देता हूँ, जैसे नाइट्रोजन है N2 + O2 गिव्स NO, ठीक है, इसको मैं बोलता हूँ नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं इसको, राइट। थोड़ा सा ध्यान से सुनना, N2 + O2, इसको मैं बैलेंस कर दिया, गिव्स N2O, इसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, राइट। इसको मैं बैलेंस कर देता हूँ यहाँ पर, तो नाइट्रोजन भी 2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो N2 + O2 गिव्स NO2, ये भी पढ़ा हुआ आपने, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, बराबर। ये यहाँ पर इसको 2 किया तो यहाँ पर भी 2 करना पड़ जाएगा। अब एक का मास फिक्स कर दो आप, मैंने कहा मैं चलो ठीक है, इस बार नाइट्रोजन का मास फिक्स कर देता हूँ मैं, किसका, क्योंकि यहाँ पर देखो 2 एलिमेंट हैं तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही आपस में कंबाइन करके अलग अलग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने एक का मास फिक्स कर दिया, मैंने यहाँ पर नाइट्रोजन का मास फिक्स कर दिया, दैट इज़ 28 ग्राम, ये भी 28 है, ये भी 28 है। अब मेरे को यहाँ पर इसको 28 करना तो आधा कर दूंगा, तो आधा करने से क्या हो जाएगा, इस रिएक्शन को अगर मैं देखूँ तो ये हो जाएगी N2 + ½ O2, इट विल गिव हाउ मच, इट विल गिव N2O दे देगा, बस खत्म। अब देखो रिएक्शन नंबर 1, रिएक्शन नंबर 2 और रिएक्शन नंबर 3 का ऑक्सीजन का रेशियो, ये रिएक्शन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 1 2 और 3 में रिएक्शन 1 2 एंड 3 में जो रेशियो ऑफ ऑक्सीजन है, रेशियो ऑफ ऑक्सीजन है वो क्या है, वो है 1:2 2। अब मेरे को इसको सिंपल रेशियो में करना है, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से, तो आंसर कितना आ जाएगा 2:1:4। सिंपल मल्टीपल है, 1 2 2 2 2 4 मल्टीपल्स ही हैं, समझ में आई। आपको एक को फिक्स करना है और दूसरा सिंपल मल्टीपल में, डिफरेंट मल्टीपल अपने मल्टीपल्स में आता रहेगा। बात समझ में आई, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। ज़्यादा भारी लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, ठीक है, समझ में आया। किसी भी रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट आपस में मिलकर 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, तो एक रिएक्शन के अमाउंट को फिक्स करके दूसरे रिएक्शन को जब दूसरे एलिमेंट को जब ऑब्जर्व किया जाता है, एक रिएक्टेंट को फिक्स करके दूसरे एलिमेंट को जब ऑब्जर्व किया जाता है, तो वो सिंपल होल नंबर मल्टीपल्स में आते हुए दिखता है, ठीक है, वही है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। नेक्स्ट, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या कहता है, बोलता है द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ 2 एलिमेंट्स A and B which combine with separately with a fixed mass of third element C। आप इसके लिए एक ट्राइंगल बनाओ, सिंपल सी एक ट्राइंगल बनाओ, ठीक है। यहाँ पर लिखो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ठीक है। मैंने कहा हाइड्रोजन और सल्फर मिला के H2S बनाते हैं, सल्फर और ऑक्सीजन मिला के SO2 बनाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला के H2O बनाते हैं। तो बोलता है रेशियो ऑफ मासेस ऑफ 2 एलिमेंट A and B which combine separately with fixed mass of third element C, ठीक है। तो यहाँ पर तो देखो दोनों ही केस में फिक्स मास है सल्फर का, ठीक है, C, और सिंपल मल्टीपल इज आइदर सेम और सिंपल मल्टीपल रेशियो ऑफ मासेस ऑन विच A and B कंबाइन डायरेक्टली। देखो H2 + S रिएक्ट किया, बनाया H2S, बराबर S + O2 गिव्स SO2। ये 2 रिएक्शन नंबर 1 हो गई, ये रिएक्शन नंबर 2 हो गई। अब तीसरी रिएक्शन क्या है, H2 + O2 गिव्स H2O, बराबर। इसको मैं आपको सिंपली बैलेंस कर देता हूँ, राइट, ये बैलेंस हो गई, करेक्ट। अब मैंने क्या किया, सल्फर का मास तो ऑलरेडी कांस्टेंट है ना, सल्फर को कांस्टेंट कर दिया, तो मैंने क्या बोला कि 2 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट हो रहा है यहाँ पर सल्फर के साथ, और कितना 16 दूनी 32 ग्राम ये रिएक्ट हो रहा है, ओके। तो यहाँ पर देखो कितना 4 ग्राम हाइड्रोजन, और यहाँ पर कितना आ गया 2 ग्राम, सॉरी यहाँ पर कितना आ गया 32 ग्राम ऑक्सीजन। अब ये दोनों आपस में जब सेपरेटली रिएक्ट कर रहे हैं, दूसरा ये दोनों आपस में जब सेपरेटली रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है,
देखो क्या बोलता है, द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ टू एलिमेंट ए एंड बी विच कंबाइंड सेपरेटली विद फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट सी। तो थर्ड एलिमेंट सी कौन सा है मेरे पास, सल्फर है, कंफ्यूज नहीं होना है, सी एलिमेंट कौन सा है, सल्फर है, जो कि फिक्स मास है, इज ईदर द सेम और सिंपल मल्टीपल ऑफ रेशियो ऑफ द मासेस ऑन विच ए एंड बी कंबाइंड डायरेक्टली टू ईच अदर। मतलब यहाँ पर जो इन दोनों का रेशियो है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है, वो कितना है, 1:16 का रेशियो है। और इस केस में जो रेशियो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वो कितना है, दूसरे वाले में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वो है 4:32 यानी 1:8 का। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या है, यहाँ पर ये एक दूसरे के क्या है, मल्टीपल में, मतलब जस्ट डबल चाहिए होगा बराबर। यहाँ पर क्या चाहिए होगा, जस्ट डबल, मल्टीपल है ना, या तो सेम आएगा या तो उसके क्या आएंगे, मल्टीपल्स में आएंगे। आई होप क्लियर होगा इतना, ठीक है, समझ में आया ना। चलो नेक्स्ट, ठीक है, आप ये तो हो गया राइट। अब देखो नेक्स्ट है गेल-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। गेल-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, देखो बोलता है जब गैसेस आपस में रिएक्ट करती हैं, दे ऑलवेज डू सो इन वॉल्यूम्स विच बेयर सिंपल रेशियो टू वन अनदर, they bear simple ratio to one another and to the volume of the product if these are gases, provide all measurements of volumes are done under similar condition and temperature and pressure। बहुत बड़ी डेफिनेशन, याद करने में मुश्किल होगी, दिक्कत होगी, सर क्या करें। एक मेरी डेफिनेशन लिख लो, अंडर सिमिलर कंडीशन of temperature and pressure, right, all gases, या आप बोल सकते हो gases reacts in a simple whole number ratios of their volumes। बस अगर टेम्परेचर और प्रेशर वाली कंडीशन सेम है, क्या बोला मैंने, टेम्परेचर और प्रेशर वाली कंडीशन सेम है, तो उस केस में जो होल नंबर रेशियोज़ हैं वॉल्यूम के, जो गैसेस आपस में रिएक्ट करेंगे वो सिंपल होल नंबर रेशियोज़ में रिएक्ट करेंगी। जैसे लिया मैंने H2 + O2 गिव्स H2O, तो बैलेंस की मैंने इसको, राइट। तो मैं क्या बोलूँगा कि आप इनको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को देखो बस, कि 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गिव्स 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, गैस, कंडीशन सिर्फ एक होनी चाहिए कि हर एक कंपाउंड या मॉलिक्यूल गैसेस हो। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल आप देख सकते हो, N2 + H2 gives NH3 3 बैलेंस कर दिया। तो मैंने बोला 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गिव्स 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन टू गिव, रिएक्ट विथ 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन टू गिव 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। अब देखो इसको क्या करेंगे, अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पर कि मैंने 10 लीटर हाइड्रोजन ली, 10 लीटर हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन कितनी लेनी पड़ेगी, 2 से 1 हुआ ना, यानी आधा हो गया, तो 10 से क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर रेशियो क्या था, 2 1 2 था। स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो कितना था, ये तो था कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गिव्स 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, जो स्टीम था गैस में। ठीक है, तो यहाँ पर रेशियो क्या बन गया था, 2:1:2। इसी को फॉलो करो। यहाँ पर अगर 10 लीटर यूज़ किया तो ये कितना लेंगे, ये 5 लीटर लेंगे, ये कितना बनेगा, ये भी 10 लीटर बनेगा। सेम अमोनिया के केस में देखो 1:3:2। 1 किसका है, नाइट्रोजन का है, 3 किसका है, हाइड्रोजन का है, और अमोनिया का कितना है, 2 है, NH3 का, राइट। तो अब देखो अगर मैं यहाँ पर 5 लेता हूँ तो यहाँ पर कितना लेना पड़ेगा, 5 लीटर लिया मैंने, तो यहाँ पर कितना लेना पड़ेगा, 15 लीटर लेना पड़ेगा, और यहाँ पर कितना लेना पड़ेगा, 10 लीटर बनेगा। बस उसी चीज़ को आप फॉलो करते हुए चलोगे, बहुत सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, देखो दिख रहा होगा आप लोग को प्रॉपर,
ओके, मैं यहाँ पर से थोड़ा सा हट जाता हूँ तो आपको दिख जाएगा ये। ठीक, देखो इतना मुश्किल नहीं है ये, बस आपको समझ में आना चाहिए। गे-लुसाक लॉ का डायरेक्ट यूज होगा आपके न्यूमेरिकल में। ओके, तो गे-लुसाक लॉ क्या कहता है? अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर गैसेस रिएक्ट इन सिंपल होल नंबर रेशियोज ऑफ देयर वॉल्यूम्स। ओके, चलो ठीक है, ये थे आपके 5 लॉज, सॉरी ये थे आपके 5 लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये वाला पार्ट। जो भी डाउट्स होंगे आपको, आप कमेंट सेक्शन में डालना, हम उसको पूरा क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो तब तक के लिए बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके, बाय बाय।